नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं हर्षित जोशी और मेरे साथ हैं अमृत आनंद। आज हम बात करेंगे नेपाल में जो विद्रोह शुरू हुआ है जेनजी का। लगातार नेपाल में हालत तनावपूर्ण है। ये स्थिति कहाँ से शुरू हुई आखिर? देखिए बहुत पुरानी ये बात हो रही है कि इस बात को साल भर हो गए हैं कि सरकार और जो वहाँ पे यूथ है उसको लेकर ना कशमकश चल रहा है। वहाँ के जो यूथ हैं उनका ये कहना है कि चीज़ें बदल रही हैं लेकिन हमारे नेता नहीं बदल रहे हैं। नेता वही पुराने हैं, वही पुराने सोच के हैं। तो जेनजी जो ग्रुप बना है वो ये है कि बदलाव की क्रांति लेके आना है। उनको ये कहना है कि नहीं, अब हम नए नेता, नए लीडर, नई सोच चाहते हैं। और उसके बाद जो इंटरनेट को लेकर जो बवाल हुआ था, क्योंकि वहाँ की सरकार ये लगातार कह रही थी कि जो इंटरनेट पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो वो नहीं चाह रहे थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये पूरा मसला पुराना है। लेकिन हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं ना चेंज हो रही, 17 बार तो चेंज हो चुका है लगातार। यार आप अभी एक बात मतलब समझो, आप क्या होता है कि वहाँ पे जो लीडर्स हैं वहाँ पे 3 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि वहाँ पर नेपाल की स्थिति अच्छी है नहीं, ठीक है। वो चाइना के सपोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे बेरोजगारी है, वहाँ पे यूथ के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो जिसको लेकर काफ़ी नाराज़गी थी। उसके बाद अगर कोई एक यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर की अगर हम बात कर ले, वो सोशल मीडिया से अर्न कर रहा है, पैसे अर्न कर रहा है, और आप वहाँ पर सोशल मीडिया बंद कर देंगे तो उनकी अर्निंग नहीं होगी। नहीं, सोशल मीडिया तो देखो ना, फेसबुक बंद हुआ, इंस्टा बंद हुआ, ट्विटर बंद हुआ, लेकिन टिकटॉक चल रहा था वहाँ पे। वही बात कह रहा हूँ ना, एक तरफ दिख रहा था कि उनका झुकाव किस तरफ जा रहा है, उसको लेकर उनकी चीज़ चल रही थी। सोशल मीडिया तो टिकटॉक पे क्या होता है, टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आप एक्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पर क्या है कि आप कमेंट कर सकते हैं, आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, सरकार की चीज़ों को आप पब्लिसिटी कर सकते हैं। और उसका जो दायरा है एक्स का या फिर इंस्टाग्राम का, वो वर्ल्ड में है वो पूरे। तो उन चीज़ों को सरकार चाह रही थी कि लगाम लगाना, लेकिन उसके बाद उनको भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से विद्रोह होगा। और ये मतलब जो देखने को मिला तस्वीरें कि नेपाल के लिए अच्छी नहीं है। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट जलते, हमने देखा किस तरह से नेताओं को मारा गया, पीटा गया। जो एक हादसा हुआ वहाँ पर, जिनमें एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ नहीं रही, जिनको जला दिया गया। हिंसक हो गया ये पूरा वारदात, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और अब खबर ये भी है हर्षित कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, नेपाल और भारत के जितने बॉर्डर लगे हुए हैं, चाहे बिहार साइड से हो, यूपी साइड से हैं, उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहाँ एसएसबी की फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि कोई भी उपद्रवी यहाँ न घुस पाए और यहाँ आकर कुछ बवाल ना मचा पाए। तो ये सब भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन हाँ, जो तस्वीरें दिखी हैं विचलित करने वाली हैं। ये नेपाल के लिए मैं कहूँगा बिल्कुल कि नेपाल को ये 10 साल 20 साल पीछे लेके जा रहा है। नेपाल किस ओर जाएगा, क्या सोच के साथ जाएगा, ये अभी बहुत बड़ा सवाल इस पर है। लेकिन आपने देखा ना, अरब की क्रांति, अरब से क्रांति, अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था। उसके बाद हमारे आसपास भी देख लो ना, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो। आपने हालिया में देखा है कि इन 2-3 सालों के अंदर अब नेपाल आ गया। तो जो बदलाव के लिए जो क्रांति होती है, उसके बाद ये अराजक भीड़ किस तरह से वही देश को जला देती है। आपने देखा ना कि उन्होंने संसद को जला दिया, घरों को जला दिया। तो आग तो अपने ही लोगों को, धुआं हुआ है तो शहर के अंदर सबको कहते हैं ना कि वॉर जब होता है ना, जंग जब छिड़ती है ना, उसमें फिर क्या सही क्या गलत ये दिखा नहीं जाता है। जो उपद्रवी लेकिन है, उसका आउटपुट कोई सही नहीं निकल रहा ना। आपने जब भी देखा है, मैं कह रहा हूँ ना कि श्रीलंका अभी तक वही हालात है उसके, है ना। श्रीलंका के अभी वैसे ही हालात है। कहीं लग नहीं रहा पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाएगा। इसलिए तो कहा जाता है ना, देखो जो छोटे श्रीलंका, बांग्लादेश, कंट्रीज जो हैं, नेपाल, आप एक बात समझो, आपको अपना विजन क्लियर करना होता है। हर कंट्री में एक ऐसा लीडर चाहिए होता है जो हमारे पास है, कि आपको विजन क्लियर हो, आपकी चीज़ें क्या करना है, आपका क्या टारगेट है। हमारे पास 2047 का टारगेट सेट किया हुआ है। सारे कंट्री के जो लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, हर कोई अपना अपना छोटा मोटा योगदान दे रहा है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो यही कहना है। लेकिन जब कोई कंट्री किसी मिसगाइड होना शुरू हो जाती है, जब वहाँ पर पॉलिटिकल व्हील जो होता है वो बहुत लूज हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है ना, तो वहाँ इस तरह के हादसे होते हैं और इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये किसी भी कंट्री की आप बात कर लो, बांग्लादेश को हो, हमने इससे पहले श्रीलंका में देखा किस तरह उपद्रव वहाँ फैलाया गया, फिर हमने नेपाल को देखा। तो चीज़ें होती हैं, हैपन होंगी, चीज़ें खराब होंगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो मकसद है, इनमें क्या है कि रोटियाँ राजनीतिक रोटियाँ से की जा रही हैं। जो नेपाल के आर्मी है वो चाहते हैं कि राजाओं का जो परंपरा चला रहा था वो सुटेबल रहे, वो उसके फिर से रहे। वहाँ के यूथ ये चाहते हैं कि भैया हमें एक नया लीडर मिले, एक नया विजन मिले, हमें रोजगार चाहिए, हमें बेरोजगारी से दूर भागना है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए, वहाँ के यूथ के लिए अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपका फिर ग्रोथ बेकार है। आप फिर जो भी कर रहे हैं वो सब बेकार है। ये बॉलीवुड मूवी के अंदर कुछ दृश्य देखे गए थे मैंने, रेड 2 के अंदर भी था ऐसा कि नेता के घर से नोट उछल रहे हैं। कल
वहाँ के जो ऊर्जा मंत्री हैं दीपक, उनके घर से भी इस तरह से नोट उड़ते देखे गए और लोग लूट रहे थे, इस तरह के दृश्य भी देखे गए। देखो, जब ये कोई प्लान था नहीं। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि कोई मूवी चल रही, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले वो मूवी नहीं, देखी एक सडनली क्या होता है ना, ये कुछ प्लान तरीके से नहीं किया गया, ये सडनली हैपन हुआ। और इसमें आपने ये भी देखा कि किस तरह प्लान से तो होता है ना, आप कैसे कैसे कह सकते हो, क्योंकि आपने श्रीलंका देखा, बांग्लादेश देखा, एक दिन होता दूसरे दिन कुछ ना कुछ तो होता है ना, कोई ना कोई ताकत तो लगती है। डीप स्टेट का क्या रोल है? ये नहीं करने गया था ना कि मैं प्रधानमंत्री की वाइफ को जला दूंगा, मार दूंगा। होता क्या है कि आप सडनली अटैक हुआ, आपने देखा किस तरह से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया प्रधानमंत्रियों को, किस तरह से संसद से उठाए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में लोग को टंगे टंगे उठाए जा रहे हैं। तो जिसके पास जो पावर था उसने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जैसे ही कूप हुआ, तख्ता पलट, जैसे एक दिन सोशल मीडिया के लिए जो जेनजी, मतलब पहली बार इस टर्म का यूज किया गया कि जेनजी ने, बाकी तो हमेशा छात्रों ने, युवाओं ने। ग्रुप क्या है पहले ये समझ लो। मतलब सबसे चीज बता दूं मैं आपको कि 1997 के बाद से 2012 ये रखा गया है, तारीख ऐसी है। इनके बीच में जो लोग जन्मे हैं, जो लोग जिनकी पैदाइश हुई है, जो आज 20 साल, 18 साल, 17 साल, 21 साल के हैं, जो सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर के जरिए पैसा कमा रहे हैं, जिनका सोशल मीडिया ही सब कुछ हो चुका है, और जो सोशल मीडिया पर टूट पड़े हुए हैं, जिनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हो चुका है, वो ग्रुप है जेनजी, जो अपने आप को कह रहा है कि हम बदलाव लाने की क्रांति करने वाले हैं। जेनजी ये है। और एक नेपो किड्स के बारे में बता दीजिए, लड़ाई नेपो किड्स और जेनजी के बीच चल रही थी। देखो, दोनों मसले ना अपने अपनी जगह पर लगे हैं। और आपने एक तस्वीर भी देखी होगी आनंद, कि जिस तरह से एक गाड़ी एक बच्ची को टक्कर मार के जा रही, एक मंत्री गाड़ी बताई जा रही थी, उसके बाद एक छोटे से हिस्से में विद्रोह शुरू हुआ, उसके बाद पूरा देश के अंदर, मतलब कई बातें हैं कि ये ऐसे ही चल रहा है, कि ऐसे हो गया, मतलब कहीं तो कयास अभी तो लगाए जा ऐसा रहे है कि नेपाल की जो स्थिति है ना, उसका तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि उसका होना क्या है। ठीक है, कई चेहरे आ रहे हैं, किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, किसको कमान सौंपी जाए, क्या किस तरह से कमान सौंपी जाए। बालन शाह का नाम भी आ रहा है जी, नहीं, नाम तो कई सारे आ रहे हैं। रैपर है अब वहाँ पर देखिए, अब जो युद्ध है, सरकार भी कह रही है, जो आर्मी है वो भी कह रहा है चलो हम बैठ के बात करते हैं, जेनजी की प्रतिनिधि टीम बनाई जाएगी, वो बैठ के बात करेंगे किस तरह नेपाल का भविष्य तय किया जाए। जो अदर्स कंट्रीज है, देखो अदर्स कंट्रीज जैसे हम लोग भी जो हैं, हम लोग सिर्फ वेट एंड वॉच पर हैं कि क्या हो रहा है, उसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। एक नया विजन चाहिए नेपाल को, एक नया लीडर बिल्कुल चाहिए नेपाल को, जो नेपाल की सोच को अलग तरीके से बदले। क्या आपको लगता है कि इसका डीप स्टेट का भी रोल रहा है? क्योंकि अगर सेना और पुलिस सरकार का साथ देती तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कई बार क्या होता है ना कि सेना आपकी ना बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी कंट्री में। पाकिस्तान में हमने कई बार देखा है कि सेना कैसे उलटफेर करती रही है, तो वही हाल नेपाल का भी हुआ है। तो आर्मी बहुत बड़ी चीज़ है, वो आर्मी एक लाइन के बाद ही आर्मी कहती है चलो ठीक है जो हो रहा होने दो। और जब कुछ ऐसा सरकार के खिलाफ होता है ना, तो वो सरकार कभी कभी क्या होता है ना, सरकार चीज़ों को दबाना चाहती है। नेपाल में यही हो रहा था, आप इग्नोर कर रहे थे चीज़ों को। हमारे यहाँ क्या होता है, इलेक्शंस होता है, आप इग्नोर करते हो, अगली बार आप चुनाव हार जाते हो, आपकी सरकार बदल जाती है। वहाँ पे सिस्टम था नहीं, चल रहा था, जो चला जा रहा था। इसी कारण मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा ये बदलाव मैं कहूँगा देखने को मिला मुझे, और जो क्रांति देखने को मिली, क्रांति का जो मकसद है, इसका रिजल्ट क्या होगा ये अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, नेपाल इस वक्त बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उसको अभी चीज़ों से उबरने में, जैसे हमने कहा ना कि ये संसद जला दिया गया, ये जला दिया गया, वो जला दिया गया, तोड़फोड़ हुई है यार, उन चीज़ों को बनाने में पैसे लगेंगे, वो भी सरकार की जनता के पैसे जाएंगे। तो हाँ, विद्रोह है, नेपाल की स्थिति खराब है। वक्त आने वाला देखना होगा कि नेपाल की जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो किस तरफ जाती है। ये जो जेनजी ने जो आंदोलन किया है, ये नेपाल को आगे ले जाएगा, पीछे धकेल देगा? देखो, फिलहाल तो इकोनॉमिकली नेपाल पीछे जाएगा। ठीक है, नेपाल कितना स्ट्रांग है आपको भी पता है कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी स्ट्रांग है। तो आपको ये समझना होगा कि जब हम कोई चीज़ डैमेज करते हैं तो उसको भाई उसकी भरपाई करनी पड़ती है। तो देखो, अभी तो नेपाल आपको 10 साल 15 साल पीछे जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिकल जो चीज़ रिपेयर होंगी उनमें खर्चा आएगा, वो अलग मसला है। लेकिन अब पीछे जाने के बाद नेपाल कितनी स्पीड से आगे बढ़ना है, क्या पॉलिटिकल विजन होना चाहिए, क्या एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा कि वहाँ की आर्मी, वहाँ की जनता क्या सॉल्यूशन निकालती है और किस तरह से एक विजन के साथ, एक मकसद के साथ आगे बढ़ती है। अब सब कुछ इस पर है। केपी ओली और उनके जितने भी मंत्री हैं देश छोड़कर चले गए सारे, तो नहीं जाते तो आपको पता है वहाँ के हालात हैं। इसमें मैं एक गलत नहीं बोलूँगा, देखो हर कोई अपनी जान की परवाह करता है, और जब जनता मूड में आती है तो फिर आप कुछ नहीं हो सकता। आप देख लो, जो हमने देखा है, तस्वीरें देखी, कितने नेताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके परिवार, उनके बच्चों को मारा पीटा जा रहा है। तो ये देखो, फैमिलीज़ को तो एटलीस्ट आप छोड़ सकते हो यार। हम ठीक है, आपका गुस्सा अपना अलग है, गुस्सा जब होता है तो आप कुछ भी करते हो,
जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल मानवीय नहीं है, मैं कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। मकसद जो भी है आपका है, लेकिन आप किसी इंसान को, किसी के परिवार को आप डैमेज नहीं कर सकते हो, ये गलत है। और आपकी अपनी चीज़ें हैं यार, नेपाल आपका है, आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो उनको आप जला रहे हो, आप विद्रोह कर रहे हो, आप चीज़ें लूट रहे हो, तो देखो ये होता है और ये जो हुआ है ये आगे आने वाले दिनों कुछ में लोग ये भी देखो। कह रहे हैं कि चाइना की वजह से हुआ है, वहाँ की जो राजदूत थी वो केपी ओली को इंस्ट्रक्शन देती फिर- थी कि ऐसा करो, ये फिर करो। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप देखो अभी जो सिनेरियो है, वर्ल्ड सिनेरियो क्या बनता है उस पर डिपेंड बहुत कुछ करता है। देखिए जैसे आपने खुद कहा कि टिकटॉक बैन नहीं हुआ था, बाकी अदर साइट्स बैन कर दिए गए थे, एक सरकार का झुकाव हो गया था, ओली का झुकाव हो गया था चीन की तरफ है, वो अलग पॉलिटिकल सिनेरियो है। लेकिन जो सबसे बड़ी सिनेरियो की बात थी कि इंटरनेट बंद होना, वहाँ के यूथ के लिए विजन नहीं है, सरकार के पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है कि जो यूथ को दे सकें या भरोसा दिला सकें कि हाँ हम हैं, हम अगले 5 साल में इतने रोजगार, इतने चीज़ों को लेकर आएंगे। तो मेरा यही मानना है। चलिए, नेपाल के जो हालात है उस पर हमारी लगातार नज़र रहेगी, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए News 18।